बेटा इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। डिटेल्स क्या क्या हमें इसमें पढ़ने हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन नाम के टॉपिक के अंदर। टॉपिक का नाम है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो मेरी बात को ध्यान से समझते रहिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए, अगर पॉलिनेशन हो जाता है तो पॉलिनेशन इस चीज की अश्योरिटी या गारंटी नहीं लेता कि सही तरीके का पॉलन ग्रेन ही स्टिग्मा के ऊपर रिसीव किया गया होगा या लैंड किया होगा। तो यहां पे पिस्टल के पास में और पिस्टल के स्टिग्मा के पास में एबिलिटी होनी चाहिए यह पहचान करने की कि वो जो पॉलन ग्रेन उसके ऊपर लैंड किया है वो उसी स्पीशीज का है या किसी दूसरी स्पीशीज का है। तो अगर वो पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज का होता है, मतलब राइट टाइप होता है, कॉम्पिटेबल टाइप होता है, तो बेटा वहां पे उस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है और वो जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवा देता है। और अगर वो इनकॉम्पिटेबल टाइप का पॉलन ग्रेन होता है, इनकॉम्पिटेबल टाइप का, रॉन्ग टाइप का या डिफरेंट स्पीशीज का पॉलन ग्रेन होता है, तो उसे वहां पे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं करने दी जाती। मतलब कहने का यह है कि वो पॉलन ग्रेन भी जर्मिनेट वहां पे नहीं कर पाएगा। तो वो सारे इवेंट्स पॉलन डिपोजिशन से लेके पॉलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर जो होती है, इन सब के बीच में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सबको मिला के हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं या क्या बोल रहा हूं कि ऑल इवेंट्स फ्रॉम पॉलन ट्यूब एंट्री या पॉलन डिपोजिशन टू पॉलन ट्यूब एंट्री इन ओव्यूल आर नोन एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, तो आइए एक एक करके डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि हमें यहां पे क्या क्या डिटेल करने हैं, पढ़ने हैं या क्या क्या हमें यहां पे समझना है। तो मैं यहां पे सबसे पहला लिख दे रहा हूं इसकी डेफिनेशन। मैं लिख दे रहा हूं ऑल इवेंट्स फ्रॉम pollen deposition to pollen tube entry into the ovule are known as pollen pistil interaction। उन्हें हम pollen pistil interaction कहते हैं। अब नेक्स्ट बात यहां पे यह है कि अगर पॉलन ग्रेन आता है या पॉलिनेशन होता है तो वो पॉलिनेशन गारंटी नहीं लेता। पॉलिनेशन डजंट गारंटी दैट राइट टाइप ऑफ पॉलन इज लैंडेड ऑन स्टिग्मा। राइट टाइप का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया है। नेक्स्ट बात यहां पे यह है कि जो पिस्टिल में स्टिग्मा वाला पार्ट है वो स्टिग्मा वाले पार्ट के पास में एबिलिटी होनी चाहिए क्या करने की, रिकॉग्नाइज करने की, पहचान करने की, क्या कि वो पॉलन ग्रेन जो आया है वो राइट टाइप का है। तो हम इसे क्या कर देंगे, इसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या इसे अलाउ कर दिया जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसे अलाउ करेंगे। क्या करने के लिए, वो पॉलन जर्मिनेट करेगा, उस पॉलन का जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन करने के बाद में वो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन कराएगा। और अगर वो पॉलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का होगा, राइट टाइप को बेटा कॉम्पिटेबल टाइप भी कहते हैं, और अगर वो रॉन्ग टाइप का होता है तो रॉन्ग टाइप का मतलब इनकॉम्पिटेबल टाइप का पॉलन ग्रेन होता है। अगर वो इनकॉम्पिटेबल टाइप का पॉलन ग्रेन होता है तो उस कंडीशन में उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो पिस्टल है या स्टिग्मा है ये कैसे रिकॉग्नाइज करती है, तो बेटा कुछ केमिकल कंपोनेंट्स ये रिलीज करती हैं।
कुछ केमिकल कंपोनेंट ये रिलीज करते हैं और उन केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू ये आपस में पहचान कर पाते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन है वो, अगर वो केमिकल रिएक्शन पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में ठीक से होता है तो वो पहचान कर पाते हैं कि वहां पे वो पॉलन ग्रेन, अगर सही केमिकल रिएक्शन हुआ तो वो पॉलन ग्रेन सही स्पीशीज का है, तभी भाई केमिकल रिएक्शन सक्सेसफुली हो पाया, तो उसको बोला जाएगा कि भाई तुम जर्मिनेट कर लो और पॉलन ट्यूब बना लो। और अगर वहां पे वो केमिकल कंपोनेंट मैच नहीं कर रहे आपस में, तो इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन जो होगा वो गलत टाइप का होगा, तो उस कंडीशन में उस पॉलन को जर्मिनेट नहीं करने दिया जाएगा और ना पॉलन ट्यूब से बनाने दी जाएगी। तो वही जो पॉलन ग्रेन जिसके केमिकल कंपोनेंट मैच ना करते हो, दूसरी स्पीशीज का हो, वही इनकॉम्पिटेबल है और उसी को रिजेक्ट किया जाता है, उसी को रिजेक्ट किया जाता है। अब अगली बात यह है कि जैसे ही सपोज करो कोई पॉलन ग्रेन कॉम्पिटेबल टाइप का था, कोई पॉलन ग्रेन कॉम्पिटेबल टाइप का था या वो पॉलन ग्रेन राइट टाइप का था, तो बेटा क्या किया जाएगा, वो पॉलन ट्यूब बनाएगा। वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, कहां से बनाएगा, थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। मतलब आपको याद हो तो पॉलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर थी, इंटाइन और एक्साइन। एक्साइन जो स्पोरोपॉलिन की बनी हुई थी वो एक जगह या दो जगह से एब्सेंट होती है, और जिस जगह से स्पोरोपॉलिन या एक्साइन लेयर एब्सेंट थी उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, जर्म पोर कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आगे चल के पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। कहां से होगा, थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। कहां से, थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, दोनों में से किसी एक जर्म पोर के थ्रू क्या नाम है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन या ग्रोथ करवा दी जाएगी। अब वो पॉलन ट्यूब बनती हुई क्या करेगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वो पॉलन ट्यूब बनाने में किस मिनरल का रोल होता है, तो बेटा एक बोरॉन नाम का मिनरल है। ये मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है आपका क्लास 11th में, चैप्टर नंबर आपका 11 तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, 12 मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर मिनरल्स के बारे में बताया जाता है। तो वहां पे बोरॉन का रोल होता है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में, मेरी बात ध्यान से समझ गया। और वहां पे पॉलन ट्यूब बनाने के लिए कीमोट्रोपिज्म या कीमोटैक्सिस का भी यूज किया जाता है, मतलब केमिकल कंपोनेंट रिलीज किए जाते हैं ओव्यूल वाले पार्ट से, तो उसी की तरफ वो अट्रैक्ट होती हुई पॉलन ट्यूब आ जाती है। तो ये प्रोसेस कीमोटैक्सिस भी होता है। आपको इसके बेसिस पे कोई एमसीक्यू भी मिल जाएंगे कुछ किताबों के अंदर। तो मैंने आपको क्या बताया कि बोरॉन का रोल है पॉलन ट्यूब बनाने में, एक मिनरल है। कीमोटैक्सिस मतलब केमिकल के थ्रू पॉलन ट्यूब या केमिकल के तरफ वो अट्रैक्ट होती हुई आ जाती है। और यहाँ पे क्या होगा, एक वेजिटेटिव सेल नाम की चीज थी, अगर आपको याद हो पॉलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव सेल थी, तो वो वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवा देगी, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करा देगी। और वो पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनना, उसके जो पॉलन ग्रेन के, देखिए ये एक्साइन थी, ये जर्मपोर थी, यहां से पॉलन ट्यूब निकल गई। तो इसके जो भी कंटेंट थे, इसके अंदर जो भी कंटेंट थे उन सबको कहां कर दिया जाएगा, उन सबको पुश कर दिया जाएगा इस पॉलन ट्यूब के अंदर। किसके अंदर, इस पॉलन ट्यूब के अंदर उन सबको भेज दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, उन सारे कंटेंट को पुश कर दिया जाएगा किसके अंदर, बेटा पॉलन ट्यूब के अंदर। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, अगली बात क्या है, अगली बात ऐसी है कि अगर आपको याद हो पॉलन ग्रेन जब मैंने पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि पॉलन जो थे वो दो तरीके की स्टेजेस पे शेड करते थे। पॉलन ग्रेन शेड करते थे दो अलग अलग तरीके की स्टेजेस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 60% एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा था, 60% एंजियोस्पर्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा था कि पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे शेड कर रहे थे। मतलब कहने का यह है कि उनके पास में एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल हुआ करती थी, ठीक है। और दूसरे मैंने आपको बताए थे कि जो पॉलन ग्रेन थे वो 3 सेल स्टेज पे शेड करते थे, वो 3 सेल स्टेज पे शेड करते थे। मतलब उनके पास में एक वेजिटेटिव सेल थी और दूसरी वाली जो जनरेटिव सेल थी उसने एक बार और माइटोसिस करके 2 जनरेटिव सेल की फॉर्मेशन करवा दी थी। वहां पे 2 जनरेटिव सेल की फॉर्मेशन करवा दी गई थी। तो यहां पे क्या होगा, जिन पॉलन ग्रेन को 2 सेल स्टेज पे शेड करवाया गया उनमें क्या होगा, जो इनकी इकलौती जनरेटिव सेल है जो आगे चल के मेल गैमेट बनाएगी, वो जनरेटिव सेल माइटोसिस करके दूसरी जनरेटिव सेल को बना लेगी। मतलब लेटर ऑन ये जो जनरेटिव सेल थी ये दूसरी जनरेटिव सेल को बना लेती है। तो यहां पे एक वेजिटेटिव और 2 जनरेटिव सेल यहां पे मौजूद हो जाती है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, इनके पास में एक वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल होती है, लेकिन जो दूसरी वाली जनरेटिव सेल है वो पॉलन ट्यूब बनने के बाद में बनी है। और जो प्लांट शुरुआत से ही 3 सेल स्टेज पे होते हैं उनके अंदर तो दे कंटेन 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग।
दे कंटेन 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगनिंग। अब क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब होगी, ध्यान से सुनना, जो पॉलन ट्यूब होगी वो पॉलन ट्यूब आपका स्टाइल के थ्रू होते हुए एंटर करेगी किसमें बेटा, ओव्यूल वाले पार्ट में। और ओव्यूल वाले पार्ट में भी किसके थ्रू एंटर करेगी, तो ओव्यूल वाले पार्ट में वो एंटर करती है माइक्रोपाइल के थ्रू। अभी 3 अलग अलग मेथड है, जरूरी नहीं है माइक्रोपाइल से हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में माइक्रोपाइल वाले पार्ट से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर या एम्ब्रियोसेक के अंदर। और यहां पे अगर आपको एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर याद हो तो एम्ब्रियोसेक के अंदर बेटा सिनर्जिड नाम की चीज थी और 3 एंटीपोडल थे, बीच में पोलर न्यूक्लियाई था। तो इन्हीं सिनर्जिड में सेलुलर थिकनिंग हुआ करती थी, जिन्हें हम लोग फिलीफॉर्म अपैरेटस कह रहे थे। क्या कह रहे थे, फिलीफॉर्म अपैरेटस नाम दे रहे थे। और यही फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करते हैं, इस पॉलन ट्यूब को जो आ रही थी यहां पे, उसकी एंट्री को करवा देंगे किसके अंदर, इस एम्ब्रियोसेक के अंदर। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम होगा क्या करना, इनका काम होगा पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना। तो दे विल गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, किसकी, पॉलन ट्यूब की एंट्री को करवा देंगे इनटू द एम्ब्रियोसेक। ये एम्ब्रियोसेक के अंदर पॉलन ट्यूब की एंट्री को करवा देते हैं। और यहां पे जो सबसे लास्ट लाइन है वो ये है कि बेटा कुछ प्लांट ब्रीडर्स क्या कर सकते हैं, वो कुछ बदलाव ले आते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को, और इस्तेमाल करके या मैनिपुलेट करके पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को कुछ डिजायरेबल हाइब्रिड्स बना देते हैं। और उन डिजायरेबल हाइब्रिड्स को बनाने के प्रोसेस को हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार स्लाइड देख लीजिए, जो भी मैंने पढ़ाया उन सबको पॉइंट्स में देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ। तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि वो प्रोसेस जिसमें पिस्टल रिकॉग्नाइज करती हो किसी कॉम्पिटेबल या इनकॉम्पिटेबल पॉलन को थ्रू द केमिकल कंपोनेंट प्रोड्यूस्ड बाय देम। मतलब पिस्टल क्या कर रही है, वो राइट टाइप के या रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन को पहचान कर रही है, किसके थ्रू, केमिकल जो उन्होंने प्रोड्यूस किए। अगर पॉलन ग्रेन राइट टाइप का है, कॉम्पिटेबल टाइप का है, तो पिस्टल उसे एक्सेप्ट करेगी और प्रमोट करती है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में क्या होगा, पॉलन ट्यूब का पहले तो पॉलन जर्मिनेट करेगा और उसमें से पॉलन ट्यूब निकलने लग जाएगी, और उसी प्रोसेस को पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट कह देते हैं। और जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा के ऊपर, तो पॉलन ट्यूब बनेगी थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, और बेटा उसके कंटेंट को, पॉलन ग्रेन के कंटेंट को मूव कर दिया जाएगा पॉलन ट्यूब के अंदर, और पॉलन ट्यूब ग्रो करती चली जाएगी किसके थ्रू, थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। वो कहां पे पहुंच जाएगी, ओवरी वाले पार्ट में पहुंच जाएगी। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अगर पॉलन ग्रेन इनकॉम्पिटेबल टाइप का होता है, रॉन्ग टाइप का होता है, तो पिस्टल उसे रिजेक्ट कर देती है, और उसको रिजेक्ट कैसे किया जाएगा, उसको जर्मिनेट नहीं करने दिया जाएगा, ना उसकी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ करने दी जाएगी। और अगर पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे शेड किया गया था, तो वहां पे एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल थी, तो उसके अंदर जो इकलौती जनरेटिव सेल हुआ करती थी वो डिवाइड करेगी और 2 मेल गैमेट्स को बनाएगी पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के दौरान। और अगर प्लांट शेड होता है, पॉलन ग्रेन को शेड करता है 3 सेल स्टेज पे, तो पॉलन ट्यूब बेटा 2 मेल गैमेट को शुरुआत से ही लेके चलेगी, और जैसे ही पॉलन ट्यूब ओवरी वाले पार्ट में पहुंच जाएगी तो वो ओव्यूल में एंटर करती है, कहां से, थ्रू माइक्रोपाइल के थ्रू। अगर ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल के थ्रू होती हो, उस प्रोसेस को पोरोगैमी कहते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म पोरोगैमी करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां पे क्या बोला गया है, माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री करते हुए वो सिनर्जिड्स में एंटर करेगी, दोनों में से एक सिनर्जिड में, दोनों में नहीं एक साथ, एक सिनर्जिड में, और रिलीज कर देगी अपने दोनों मेल गैमेट्स को। और वहां पे सिनर्जिड्स में सेलुलर थिकनिंग्स थी, जिन्हें हम लोग क्या कह रहे थे, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये क्या करेंगे, ये माइक्रोपाइलर पार्ट में प्रेजेंट होंगे और गाइड करेंगे पॉलन ट्यूब की एंट्री को एम्ब्रियोसेक के अंदर। अगर डायग्राम आपको समझ में आ रहा हो तो देखिए, पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमेट लेके आई थी, वो एंटर किया एक सिनर्जिड में, और देखिए ये दोनों मेल गैमेट को इसके अंदर रिलीज कर दिया गया। और सबसे लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि कुछ प्लांट ब्रीडर्स क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब बदलाव ला सकते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में, और बेटा इनकॉम्पिटेबल पॉलन ग्रेन को भी इस्तेमाल करके डिजायरेबल हाइब्रिड तैयार किया जा सकता है। और यहां से शुरुआत होती है आपके नए टॉपिक की, जिसे हम लोग कहते हैं
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले वर्ड का मतलब जानिए। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है हाइब्रिड बनाना। अब हाइब्रिड कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, दो प्लांट है, एक एरा एक एरा। अब ये दोनों प्लांट क्या है, एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, स्पीशीज दोनों की एक ही है, और ये एक स्पीशीज की दो वैरायटी है, ये वैरायटी नंबर 1, वैरायटी नंबर 2। मतलब स्पीशीज सेम है, वैरायटी अलग है। जैसे आमों की कई तरीके की वैरायटी आपने खाई होंगी, चावलों में कई तरीके की वैरायटी आपने खाई होंगी। तो मतलब एक ही स्पीशीज के जो सब टाइप होते हैं उन्हें प्लांट्स में वैरायटी कहते हैं। अब दो वैरायटी हैं, एक ही स्पीशीज से बिलोंग करती है, लेकिन इनके पास में दिक्कत ये है कि सपोज करो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, इसके जो अंदर फ्रूट्स लगते हैं या कोई सीड लगते हैं वो न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट उसका पुअर है। और यहाँ पे वैरायटी नंबर 2 है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम है, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस उसका बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो इन दोनों के बीच में मैं एक ऐसा, इनके कैरेक्टर्स को मिला के एक ऐसा हाइब्रिड बना लूं जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी हो और डिजीज रेजिस्टेंस भी हो। मैं क्या कह रहा हूं? जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हो और डिजीज रेजिस्टेंस भी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन में ये जो बन के आएगा, इसके पास में इन दोनों के कैरेक्टर होंगे और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे। ये क्या बन गया? आपका हाइब्रिड बन गया। तो इन हाइब्रिड्स को कैसे बनाया जाता है? तो प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं? आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तो समझ में आ गया, दो अलग अलग प्लांट्स के या दो वैरायटी के फीचर्स को एक प्लांट में लेके आना ही हाइब्रिडाइजेशन कहला रहा है, और उस प्रोसेस को आर्टिफिशियली कर रहे हैं। आर्टिफिशियली करने का मतलब यह है कि वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है। ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब क्या है? कि इंसान उसे खुद कंट्रोल कर रहा है, ये अपने आप नहीं कर रहे। तो ये करने के लिए दो कंडीशन समझिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं बाइसेक्सुअल फ्लावर, और दूसरी तरफ लिख रहा हूं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब इन दोनों में ही अलग अलग कंडीशन होने वाली है। तो मैं पहले बात करूंगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, मैं बाद में बात करूंगा, पहले बाइसेक्सुअल की बात करूंगा। तो सपोज करो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहां पे ये फ्लावर में उसका पिस्टिल वाला पार्ट था और ये वाला जो है उसका स्टेमन वाला पार्ट था। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर था, आप तो चाहते हो क्या कि आपने सपोज करो ये वैरायटी नंबर 1 का फ्लावर है, तो आप तो चाहते थे कि जो वैरायटी नंबर 2 है उस वैरायटी नंबर 2 के जो पॉलन हैं, उसके जो पॉलन हैं यहां से, आप तो चाहते थे कि ये इसे पॉलिनेट करते। ठीक है, वैरायटी नंबर 2 के पॉलन ग्रेन इसे पॉलिनेट करते। तो आप इसे कंट्रोल तो कर नहीं सकते इस चीज को। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है यहां पे कि इसके पॉलन ग्रेन खुद इसे आके पॉलिनेट कर दें। तो आप इस चीज से इस प्लांट को या इस फ्लावर को रोकने के लिए क्या करेंगे? इसके सबसे पहले स्टेमन वाले पार्ट को, मतलब इसके एंथर्स को ही हटा देंगे। और किस स्टेज पे हटाएंगे? जब वो बड स्टेज पे रहा होगा तब उसके स्टेमन्स को हटा दिया जाएगा। और इसी प्रोसेस को बेटा हम लोग कहते हैं इमैस्कुलेशन। मैं फिर से कह रहा हूं, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स विदाउट डैमेजिंग या अफेक्टिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। तो यहां पे आपने क्या किया? आपने इस बाइसेक्सुअल फ्लावर से उसके एंथर्स को हटा दिया और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? हमने ये नाम दे दिया इसे इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन क्यों किया गया है? ताकि इसकी खुद का पॉलन ग्रेन इसे पॉलिनेट ना कर पाए। आप जिसके पॉलन ग्रेन को इसके ऊपर डस्ट करना चाहते थे या जिनके बीच में आप हाइब्रिड बनाना चाहते थे, वही पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट कर सके। तो आपने सबसे पहला काम यहाँ पे क्या किया? आपने बेटा इमैस्कुलेशन कर दिया। इमैस्कुलेशन में आपने क्या किया है? आपने एंथर्स को रिमूव कर दिया है। आपने रिमूवल कर दिया है किसका? एंथर्स का। क्यों कर दिया है? ताकि उसका पॉलन ग्रेन उसे पॉलिनेट ना कर सके। अब इमैस्कुलेशन कर लिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इसी स्पीशीज का या इसी वैरायटी का कोई दूसरा भाई बंधु प्लांट आसपास में खड़ा हो और उसके पॉलन ग्रेन आए और इसे पॉलिनेट कर दे। ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो आप इस चीज से बचाने के लिए क्या करेंगे? आप इस चीज से, इस प्लांट को बचाने के लिए क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई भी दूसरा अनवांटेड पॉलन ग्रेन इसको कंटामिनेट ना करे, जिसको आप नहीं चाहते, तो आप इस फ्लावर को बैग कर देते हैं। बैग मतलब एक बटर पेपर का बना हुआ बैग होता है, उससे आप इसे कवर कर देते हैं ताकि कोई भी पॉलन ग्रेन, कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन,
अनवांटेड पॉलन ग्रेन इसे आके पॉलिनेट ना कर पाए, और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, इस प्रोसेस को बेटा हम लोग बैगिंग कह देते हैं। और बैगिंग में आपने क्या किया, बटर पेपर से इस फ्लावर को बैग कर दिया। और फिर अब आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप इंतजार करेंगे किस चीज का, कि इसकी स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अटेन करे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अटेन कर चुकी है? तो शुरुआत में बेसिकली जब आपने इसके एंथर्स को हटाया था तो वो बेटा बड स्टेज में था, और जब स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी आ जाती है, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगी तो फ्लावर ओपन हो जाता है। तो आप उस कंडीशन को देखेंगे कि फ्लावर जो है ओपन हो चुका है, मतलब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो चुकी है। उस टाइम पे आप क्या करें, इसके बैग को रिमूव करें, बैग का रिमूवल करें। मतलब बैगिंग करने के बाद में आपने क्या किया, जैसे ही उसकी स्टिग्मा क्या हुई, रिसेप्टिव हुई, तो आपने उसके बैग को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब जिस वैरायटी के पॉलन ग्रेन को, जैसे ये वैरायटी नंबर 2 है, इसके पॉलन ग्रेन को आप लेना चाह रहे थे, इसके पॉलन ग्रेन लिए, इसके ऊपर डस्ट कर दिया, डस्ट कर दिया, ठीक है। तो बैग को रिमूव किया, उसके बाद में आपने पॉलन ग्रेन्स को, जो भी डिजायरेबल पॉलन ग्रेन थे, उन पॉलन ग्रेन को डस्ट कर दिया, और उसके बाद में आपने क्या किया, उसे फिर से रीबैग कर दिया। आपने उसे फिर से रीबैग कर दिया, मतलब आपने फिर से बटर पेपर से बने हुए बैग से उसे कवर कर दिया। तो रीबैगिंग क्यों कर दी गई? देखो सपोज करो आपने बेशक वैरायटी नंबर 2 के पॉलन ग्रेन को यहाँ पे लैंड किया हो, और सपोज करो इसी वैरायटी का कोई दूसरा प्लांट का पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ जाता, तो वो तो पहले इससे जर्मिनेट कर जाता, इसको जर्मिनेट नहीं करने देता। तो ताकि इसके पॉलन ग्रेन इसके ऊपर सक्सेसफुली जर्मिनेट कर पाए, इसलिए आपने उसे रीबैग कर दिया और अलाउ किया उसे फ्रूट डेवलपमेंट करने के लिए। जब फ्रूट डेवलप हो जाएगा, इसके अंदर सीड बनेंगे, उन सीड को आप सॉ करेंगे, बो के देखेंगे, और ये चेक करेंगे कि जिस पर्पस के लिए या जिस कैरेक्टर के लिए आपने उन सीड्स को बनाया था, वो वहाँ पे कैरेक्टर हैं या नहीं है। तो ये तो रही बात इमैस्कुलेशन और बैगिंग की। अब बात कर लेते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में, तो ये दोनों काम किए जाते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मैं क्या कह रहा हूं, लेते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो वहां पे हमें दोनों स्टेप करने पड़ेंगे, इमैस्कुलेशन बैगिंग करनी पड़ेगी या कोई और ही काम करना पड़ेगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें अलग अलग फ्लावर में अलग अलग पार्ट लगे हुए हैं। जैसे सपोज करो ये मेल फ्लावर है और ये वाला फ्लावर जो है वो फीमेल फ्लावर है। अब इसमें फीमेल फ्लावर में कोई भी साथ में स्टेमन या एंथर तो लगा नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम जबरदस्ती यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर इमैस्कुलेशन तो करेंगे नहीं। तो हमें करना क्या होगा, सीधा इसको बैक कर देते हैं। हम सीधा क्या करते हैं, बैक करते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की कंडीशन में हम लोग कोई इमैस्कुलेशन नहीं करते, हम कोई भी इमैस्कुलेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं करते। हम वहाँ पे केवल क्या करेंगे, बैगिंग करेंगे। बैगिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी तो हम बैग को रिमूव करेंगे, पॉलन ग्रेन को डस्ट करेंगे, फिर से रीबैक करेंगे और अलाउ करेंगे क्या, फ्रूट डेवलपमेंट को। और फ्रूट डेवलपमेंट होने के बाद जब सीड बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में उस सीड को चेक करेंगे कि उस सीड में वो जो कैरेक्टर्स थे वो हैं या नहीं है। अगर वो कैरेक्टर्स वहाँ पे नहीं होते तो इस प्रोसेस को फिर से रिपीट किया जाएगा। बेटा ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है जितना मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे सपोज करो आपने ये दो प्लांट्स को क्रॉस किया था, इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस करके आप तो चाह रहे थे इसके अच्छे अच्छे कैरेक्टर इसमें आ जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है इसके जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों कैरेक्टर भी तो इस हाइब्रिड के अंदर आ सकते थे, ये दोनों नेगेटिव कैरेक्टर भी तो आ सकते थे। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, कई बार हिट एंड ट्रायल करके देखा जाता है, कई सौ बार से लेके कई हजार बार तक क्रॉस किए जा सकते हैं। और इसीलिए ये जो मेथड है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, लेबर टेकिंग हो जाता है, और यहां से बनने वाले जो हाइब्रिड्स हैं वो भी काफी कॉस्टली हो जाते हैं, क्योंकि इसको बनाने में इतना टाइम इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें इतनी मेहनत लग रही है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी काफी ज्यादा महंगा दिया जाएगा। तो फार्मर्स को जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो काफी महंगे पड़ते हैं कंपैरेटिवली अदर सीड्स के मुकाबले। लेकिन बनाया क्यों जाता है इन हाइब्रिड्स को, तो बेटा इन्हें बनाया जाता है क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत।
इन्हें बनाया क्यों जाता है? क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को करने के लिए। अब क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है कि आप क्रॉप के अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं किसी भी तरीके से। अब क्रॉप के अंदर इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्रॉप के अंदर इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं? तो या तो आप उसकी पैदावार बढ़ा के क्रॉप को इंप्रूव कर सकते हो, या आप उसके अंदर कोई भी तरीके का डिजायरेबल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करके या किसी भी तरीके की चीज न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा के, उसकी यील्ड को बढ़ा के, उसको डिजीज रेजिस्टेंट बना के किसी भी तरीके से आप उस क्रॉप को बढ़ा सकते हो। तो इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स को करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बेटा करते हैं, और इसके जो स्टेप्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आइए स्लाइड में देख लेते हैं क्या आपको पढ़ना है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में लिखा हुआ है कि बेटा ये क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को यूज किया जाएगा पॉलिनेशन करने के लिए। और यहाँ पे दो टेक्निक है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन में अगर आप देख पा रहे हो तो फोर्सेप्स की मदद से उसके एंथर्स को रिमूव कर दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए इमैस्कुलेशन करके उसके फोर्सेप्स से एंथर को रिमूव किया जा रहा है। और देखिए ये डस्टिंग की जा रही है पॉलन ग्रेन की, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे उसको बैग कर दिया जा रहा है। बैगिंग करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? बटर पेपर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या होता है? रिमूव करते हैं हम लोग एंथर्स को किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर के। कब? बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, मतलब स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होनी चाहिए, उससे पहले उसको यंगर स्टेज पे ही, बड स्टेज पे ही आपको इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? जैसे ही आपने एंथर्स को रिमूव कर दिया, उसके बाद आप इमैस्कुलेटेड फ्लावर को कवर कर देंगे एक सूटेबल बैग से जो बटर पेपर से बना होगा, ताकि प्रिवेंट हो सके कंटामिनेशन उसकी स्टिग्मा का किसी अनवांटेड पॉलन ग्रेन द्वारा। फिर जैसे ही उसकी स्टिग्मा अटेन करेगी रिसेप्टिविटी को, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन को जो भी आपने किसी दूसरे डिजायर्ड वैरायटी के प्लांट से चूज किए थे, जो भी आपने प्लांट चूज किया हो, उसके पॉलन ग्रेन को लेके आएंगे और डस्ट कर देंगे किसके ऊपर? उस इमैस्कुलेटेड फ्लावर की स्टिग्मा पे। और उन फ्लावर को फिर से क्या कर दिया जाएगा? रीबैक कर दिया जाएगा और अलाउ कर दिया जाएगा क्या करने के लिए? फ्रूट को डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है तो वहां पे इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। वहां पे केवल फ्लावर, जो फीमेल फ्लावर बड है, उसको केवल हम बैक करते हैं। जैसे मतलब कब? जब वो फ्लावर ओपन ना हुआ हो। और जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी, पॉलन को क्या करा जाएगा बेटा? डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को लिया जाएगा, उसके बैग को ओपन किया जाएगा, उनको वहां पे डस्ट किया जाएगा, फिर से उसको रीबैक करके फ्रूट डेवलपमेंट को अलाउ कर दिया जाएगा। ये बेटा प्रोसेस है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो भैया कमेंट करके बताओ कि हमारे लेक्चर में कहाँ कमी थी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।